नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं संदीप ग्रोवर मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और चलते हैं पहली खबर की तरफ। आरबीआई ने एनपीसीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी टीपीएपी के लाइसेंस के लिए आई अर्जी पर विचार करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि 4 से 5 बैंकों को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनने की मंजूरी मिल सकती है। ये मंजूरी मिलने पर हैंडल दूसरे बैंकों में शिफ्ट होगा। साथ ही पेटीएम ने ईडी की पूछताछ में कहा कि उसके पास आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए लाइसेंस ही नहीं है। 26 फरवरी को पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 428 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 27 फरवरी को खबर थी कि विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है और सेंट्रल बैंक के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर को बोर्ड में शामिल किया गया है। साथ ही यूपीआई सेवाओं के लिए 4 बैंकों एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और येस बैंक के साथ करार करने की संभावना है। उधर नौकरी जाने के डर से इंदौर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। 27 फरवरी को पेटीएम का शेयर करीब 1/4% गिरकर 426 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 28 फरवरी को खबर आई कि पेटीएम पर आरबीआई की सख्ती के बावजूद करीब 59% मर्चेंट बैंकर के लिए अब तक पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंसी एजेंसी के सर्वे के मुताबिक कारोबारी पेटीएम के लिए अब तक पेटीएम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस एजेंसी ने 2000 व्यापारियों का सर्वे किया, जिसमें से 59% का मानना है कि वो लगातार पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 13% व्यापारी प्लेटफॉर्म पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि 21% अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। 28 फरवरी को पेटीएम का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 406 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 29 फरवरी को खबर आई कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक के कार्रवाई करने के बहुत पहले ही बैंक के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ने लगी थी। पिछले वित्त वर्ष में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों में तेज उछाल आया। वित्त वर्ष 2022-23 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को विभिन्न श्रेणियों में 66,751 शिकायतें मिली हैं। शिकायतों की ये संख्या सालाना आधार पर 2.5 गुना ज्यादा है। साथ ही खबर यह भी थी कि सॉफ्टबैंक ग्रुप ने गुरुवार को अतिरिक्त 2.17% हिस्सेदारी बेच दी है। इस सौदे के बाद सॉफ्टबैंक की पेटीएम में हिस्सेदारी 5.01% से घटकर 2.83% हो गई है। गौरतलब है कि करीब 1 महीना पहले ही सॉफ्टबैंक ने पेटीएम में 2% हिस्सेदारी बेची थी। 29 फरवरी को पेटीएम का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 414 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 385 रुपये 90 पैसे तक भी फिसल गया था। 1 मार्च को खबर आई कि कंपनी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल के साथ कई समझौतों यानी इंटर कंपनी एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया है। इंडिपेंडेंट फ्यूचर प्लान के चलते और निर्भरता कम करने के लिए ये समझौते रद्द किए गए हैं। 1 मार्च को पेटीएम का शेयर 5% की ऊपरी सर्किट पर 423 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक को अपने एजुकेशन लोन कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी क्रेडिला में 90% हिस्सा बेचने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। 2 विदेशी निवेशकों बीपीईए इक्विटी और क्रिस कैपिटल को 9,060 करोड़ रुपए की रकम में ये हिस्सेदारी बेची गई थी, जिसके बारे में हमने आपको कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 79 में जानकारी दी हुई थी। खबर के चलते 26 फरवरी को एचडीएफसी बैंक का शेयर हल्की बढ़त के साथ 1421 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, अदानी समूह भी इलेक्ट्रिक कारों के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह की अगुवाई करने वाले गौतम अदानी की उबर के सीईओ दारा खुसरोशाही के साथ 24 फरवरी को हुई बैठक में उबर के राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार रोल आउट करने के लिए रणनीतिक पार्टनरशिप करने पर चर्चा हुई है। पर समूह की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में जाने की कोई योजना नहीं है। ग्रुप अपने पोर्ट और एयरपोर्ट बिजनेस में इलेक्ट्रिक कारों को शामिल करना चाहता है। दिग्गजों का मानना है कि दोनों कंपनियों के बीच इस समझौते से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन में मदद मिलेगी और अदानी ग्रुप के सुपर ऐप अदानी वन को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिलने वाली है। 26 फरवरी को इस खबर के चलते अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2.25% की मजबूती के साथ 3,328 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, मीडिया कारोबार के विलय के लिए देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल और वॉल्ट डिज्नी के बीच डील हो गई है। इस करार के तहत दोनों कंपनियों ने भारत के मीडिया कारोबार यानी वायकॉम 18 और स्टार इंडिया का विलय होगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की 61% हिस्सेदारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां इसी हफ्ते डील की घोषणा कर सकती हैं। 26 फरवरी जब यह खबर आई तो आरआईएल का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ 2,975 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
28 फरवरी को खबर थी कि टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो सस्ते 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के साथ मिलकर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां मिलकर 8,000 रुपये में 5G स्मार्टफोन फोन लॉन्च कर सकती हैं। फोन की लॉन्चिंग 2024 के अंत तक होने की संभावना जताई गई है। खुद क्वालकॉम के जनरल मैनेजर ने इसकी जानकारी दी है। 28 फरवरी को आरआईएल का शेयर करीब 2% गिरकर 2,915 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार 28 फरवरी की शाम को ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी ने जेवी कंपनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक करार की घोषणा की। दोनों कंपनियों के मीडिया कारोबार यानी वायकॉम 18 और स्टार इंडिया के मर्जर के लिए ये जेवी कंपनी बनाई गई, जिसकी वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए की है और नीता अंबानी इस कंपनी की चेयरपर्सन होंगी। इस जेवी कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 16.34% और वायकॉम 18 की 46.82% हिस्सेदारी होगी, यानी कि कुल मिलाकर 63.16% हिस्सेदारी होगी, जबकि बाजार को करीब 61% के आसपास का अनुमान था और बाकी बची 36.84% हिस्सेदारी डिज्नी के पास होगी। इस जेवी कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल और यूके की फैशन रिटेल कंपनी प्रीमार्क के बीच बातचीत चल रही है डील को लेकर। साथ ही एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी ने श्रीलंका की बेवरेज कंपनी एलिफेंट हाउस के साथ भी डील की है, जिसके तहत एलिफेंट हाउस के प्रोडक्ट अब भारत में भी बेचे जाएंगे। 29 फरवरी को आरआईएल का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 2,930 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन ग्रुप की मीडिया कारोबार से जुड़ी कंपनियां टीवी 18 और नेटवर्क 18 के शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुए। पांचवी खबर, बीते शुक्रवार को वाडिया समूह की संकटग्रस्त एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के लिए मिली बोलियों पर बैंकों की समिति ने विचार किया और माना जा रहा है कि बैंक इस कंपनी के लिए ऊंची बोली का इंतजार कर सकते हैं। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह और बिजी बी एयरवेज के कंसोर्टियम ने गो फर्स्ट के लिए 1,600 करोड़ रुपए की बोली जमा की है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपए गो फर्स्ट के अधिग्रहण के लिए हैं, जबकि 600 करोड़ रुपए इस कंपनी की सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए निवेश किए जाएंगे। हालांकि बैंकों का इस कंपनी पर कुल 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है। खबर के चलते 26 फरवरी को गो फर्स्ट की प्रमोटर ग्रुप कंपनियों में से एक बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 1,746 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। 29 फरवरी की शाम को खबर आई कि एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के लेसर्स की इंसॉल्वेंसी जुड़ी अर्जी के मामले में अपना फैसला होल्ड पर रख लिया है। दरअसल एनसीएलटी को विमान डी रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। 1 मार्च को बॉम्बे बर्मा का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 1,718 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, केंद्र सरकार की ओर से 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों को पूरा करने के लिए हुडको के 33.70 लाख शेयर ओपन मार्केट के जरिए बेचे जाएंगे। ये बिक्री अगले 12 से 15 महीने में पूरी होगी, जबकि 26 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये 1 से अधिक चरणों में बेची जा सकती है। फिलहाल सरकार की इस कंपनी में 75.17% हिस्सेदारी है। खबर के चलते 26 फरवरी को हुडको का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 203 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 213 रुपये 80 पैसे का हाई भी छुआ था। अगली खबर, मैक्स हेल्थकेयर के बोर्ड ने लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। ई ऑक्शन के जरिए कंपनी के बोर्ड ने 21,946 स्क्वायर मीटर की जमीन 167 करोड़ रुपए में खरीदने को हरी झंडी दे दी है। 31 दिसंबर तक इस कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 3,550 बेड होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कारोबार की समाप्ति पर 26 फरवरी को मैक्स हेल्थकेयर का शेयर करीब 2% गिरकर 835 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, कोटक महिंद्रा बैंक की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में ज़ूरिक इंश्योरेंस 70% हिस्सा खरीदेगी। एक ही चरण में खरीदी जाने वाली हिस्सेदारी का सौदा 5,560 करोड़ रुपए में पूरा होगा। कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 98 में हमने आपको बताया था कि कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने ज़ूरिक इंश्योरेंस के साथ करार किया है, जिसके तहत कोटक जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी को ज़ूरिक इंश्योरेंस की ओर से 4,051 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा जाएगा। ज़ूरिक इंश्योरेंस की ओर से यह हिस्सा खरीद फ्रेश ग्रोथ कैपिटल और शेयर खरीद के कॉम्बिनेशन के जरिए होगी। यही नहीं, बैंक ने यह भी घोषणा की है कि इस हिस्सा खरीद के 3 साल के अंदर ज़ूरिक इंश्योरेंस की ओर से कोटक जनरल इंश्योरेंस की 19% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी खरीदी जाएगी। 26 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1% गिरकर 1,707 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 9वीं खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में अच्छे खासे रिटर्न पर बैठी केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने या घटाने से इनकार कर दिया है। 33% हिस्से के साथ इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक सरकार का मानना है कि कंपनी पूंजी जुटाने जा रही है, जिसका इस्तेमाल 5G के लॉन्च और
कर्ज के भुगतान पर किया जाएगा। 26 फरवरी को वोडाफोन आइडिया का शेयर 4% गिरकर 16 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 27 फरवरी की शाम को खबर आई कि कंपनी के बोर्ड ने इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कंपनी की अतिरिक्त इक्विटी और डेट के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है, जिसमें प्रोमोटर भी हिस्सा लेंगे। इस रकम का इस्तेमाल 5G नेटवर्क के लॉन्च और विस्तार में किया जाएगा। साथ ही डेट फंडिंग के लिए कंपनी की लेनदारों के साथ चर्चा जारी है। 2 अप्रैल को होने वाली ईजीएम में फंड जुटाने पर शेयरधारकों से मंजूरी दी जाएगी। 28 फरवरी को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 14% गिरकर 13 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, मंगलवार 27 फरवरी को सीएमएस इन्फो सिस्टम्स में बीएसई पर 4.28 करोड़ शेयरों यानी 27.37% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 382 रुपये 70 पैसे के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1594 करोड़ रुपए आंकी गई है। स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी की प्रमोटर फर्म साइन इन्वेस्टमेंट ने इस ब्लॉक डील के जरिए 4.17 करोड़ शेयर यानी अपनी पूरी 26.66% हिस्सेदारी बेच दी है। 370 रुपये 38 पैसे के भाव पर बेची गई हिस्सेदारी के जरिए बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया की सहयोगी कंपनी को करीब 1,547 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इस ब्लॉक डील में 3 खरीदारों ने 2.55 करोड़ शेयर 370 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं, जिनमें आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA, नमूरा फंड्स और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के नाम शामिल हैं। 27 फरवरी को शेयर की क्लोजिंग करीब 2.5% की गिरावट के साथ 387 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 11वीं खबर, आंध्रा सीमेंट के प्रमोटर सागर सीमेंट की ओर से OFS के जरिए इस कंपनी के 46.08 लाख शेयर बेचे गए। OFS की यह प्रक्रिया 27 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान पूरी की गई। इस OFS का फ्लोर प्राइस 90 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि आंध्रा सीमेंट की सोमवार 26 फरवरी की 110 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग से करीब 19% के डिस्काउंट पर था। 27 फरवरी को आंध्रा सीमेंट का शेयर करीब 1% चढ़कर 111 रुपये 95 पैसे पर और सागर सीमेंट का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 247 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। इस OFS को निवेशकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। 27 फरवरी को खुला नॉन डिटेल यानी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा करीब 4.25 गुना भरा था, जिसका क्लियरिंग प्राइस 105 रुपये 50 पैसे तय किया गया था और 28 फरवरी को खुला रिटेल निवेशकों का हिस्सा केवल 28% ही भर पाया था, पर यह OFS कुल 3.25 गुना के आसपास भरने में कामयाब रहा। 28 फरवरी को आंध्रा सीमेंट का शेयर करीब 9.5% गिरकर 101 रुपये 50 पैसे पर और सागर सीमेंट का शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ 239 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 12वीं खबर, 27 फरवरी को KFC और पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल में शुरुआती कारोबार में 1 करोड़ 14 लाख शेयरों यानी 0.6% इक्विटी का सौदा हुआ, जिसके बाद शेयर NSE पर 152 रुपये 70 पैसे तक भी लुढ़क गया था। इस डील की वैल्यू 184.58 करोड़ रुपए आंकी गई है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भारत में KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल की चेन चलाने वाली और कंपनी की प्रमोटर यम रेस्टोरेंट्स इंडिया ने अपनी पूरी 4.4% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेच दी थी। 27 फरवरी को कारोबार के अंत पर शेयर में करीब 3% की कमजोरी के साथ 157 रुपये 50 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। 13वीं खबर, NCLT ने दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा ग्रुप की फर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी IIHL की ओर से दिए गए रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। जून 2023 में हुए नीलामी के दूसरे राउंड में बैंकों की समिति यानी COC ने IIHL की बोली को मंजूरी दी थी, जिसमें 9,661 करोड़ रुपए का अपफ्रंट कैश शामिल था। कंपनी के पास मौजूद 500 करोड़ रुपए की नकदी भी लेंडर्स यानी कर्जदाताओं के पास ही जाएगी। 28 फरवरी को खबर आई कि रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी के बाद NCLT के फैसले के मुताबिक रिलायंस कैपिटल की शेयर बाजार से डीलिस्टिंग होगी और इस डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत रिटेल निवेशकों के हाथ में अपने शेयरों के बदले में कुछ भी नहीं आएगा और कोई ऑफर भी नहीं दिया जाएगा। 26 फरवरी को रिलायंस कैपिटल का शेयर BSE पर 11 रुपये 79 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 14वीं खबर, मंगलवार 27 फरवरी को हैप्पीएस्ट माइंड्स के बोर्ड ने कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इस रीस्ट्रक्चरिंग के चलते कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 6 नए वर्टिकल्स होंगे। इन वर्टिकल्स में इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, रिटेल, CPG एंड लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी BFSI, हाईटेक एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और एडटेक शामिल हैं। खबर के चलते 27 फरवरी को हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर 4.25% की बढ़त के साथ 870 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 15वीं खबर, मंगलवार 27 फरवरी को इंडोस्टार कैपिटल के बोर्ड ने 184 रुपये के भाव पर वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है।
कंपनी के प्रमोटर को 1,39,00,000 वारंट जारी कर कंपनी की ओर से 256.7 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। इसके अलावा नॉन प्रमोटर को भी 1.08 करोड़ वारंट जारी कर 199.99 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इस वारंट इशू के जरिए कंपनी की ओर से कुल 445 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। खबर के चलते 27 फरवरी को इंडस्टार कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 220 रुपए 60 पैसे के भाव पर बंद हुआ था। अगली खबर, मंगलवार 27 फरवरी को निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने समूह की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ब्लॉक डील के जरिए आईसीआईसीआई बैंक ने इस कंपनी की 1.4% अतिरिक्त हिस्सेदारी 1,164 करोड़ रुपए में खरीदी है। 1,666 रुपए 35 पैसे के भाव पर बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 69.82 लाख शेयर कई ब्लॉक डील्स के जरिए खरीदे हैं। दिसंबर अंत तक बैंक के पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की 47.91% हिस्सेदारी थी। एक और ब्लॉक डील्स के जरिए भारतीय एंटरप्राइजेस ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 62,50,000 शेयर यानी 1.3% हिस्सेदारी 1,042 करोड़ रुपए में और फिडेलिटी फंड्स ने इसी दाम पर 2.22 लाख शेयर 37 करोड़ रुपए में बेचे हैं। प्रमोटर कंपनी की ओर से हिस्सा बढ़ाने की खबर के चलते 27 फरवरी को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर करीब 0.5% के उछाल के साथ 1,728 रुपए और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 0.1% की बढ़त के साथ 1,061 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 17वीं खबर, जाइडस लाइफ साइंसेज के बोर्ड ने 27 फरवरी को 600 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। 29 फरवरी से 6 मार्च तक खुलने वाला यह बायबैक 1,005 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किया जाएगा। टेंडर रूट के जरिए होने वाले इस बायबैक के जरिए कंपनी 59.70 लाख शेयरों को वापस खरीदेगी। खबर के चलते 27 फरवरी को जाइडस लाइफ साइंसेज का शेयर करीब ½ की बढ़त के साथ 945 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 18वीं खबर, बुधवार 28 फरवरी को जुनिपर होटल्स के आईपीओ में जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग एकदम सपाट रही। एनएसई पर जुनिपर होटल्स का शेयर 365 रुपए के भाव पर खुला, यानी कि 360 रुपए प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले 1.3% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस भी कुछ खास नहीं मिला था। इस कंपनी का आईपीओ कुल 2.25 गुना के आसपास भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 1,800 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। हालांकि दिन के दौरान शेयर में खरीदारी लौटी और कारोबार की समाप्ति 365 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 10% ऊपर 401 रुपए 50 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 360 रुपए के इशू प्राइस से 11.5% ऊपर है। 19वीं खबर, टाटा समूह की ज्वेलरी और आईवेयर कारोबार से जुड़ी कंपनी टाइटन ने अपनी सब्सिडरी कंपनी कैरेट लेन के बाकी बचे 1.19 लाख शेयरों यानी 0.36% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। इस हिस्सा खरीद के बाद कैरेट लेन में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर पूरी 100% हो जाएगी। खबर के चलते 28 फरवरी को टाइटन का शेयर करीब 1.25% गिरकर 3,608 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 20वीं खबर, कोल टू केमिकल बिजनेस में उतरने के लिए 2 सरकारी कंपनियों कोल इंडिया और बीएचईएल मिलकर जेवी कंपनी का गठन करेंगी। इस जेवी कंपनी में कोल इंडिया की 51% और बीएचईएल की 49% हिस्सेदारी होगी। दोनों कंपनियां ओडिशा में बीएचईएल की ओर से खुद से विकसित प्रेशराइज्ड फ्लोरिडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन यानी पीएफबीजी टेक्नोलॉजी की मदद से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाला प्लांट लगाएंगी। 29 फरवरी को कोल इंडिया का शेयर करीब 1% चढ़कर 438 रुपए 90 पैसे पर और बीएचईएल का शेयर 2.5% की मजबूती के साथ 230 रुपए 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 21वीं खबर, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स ने ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड यानी TREL, बीआरई एशिया अर्बन होल्डिंग्स लिमिटेड और अल कार्गो मल्टी मॉडल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मल्टी मॉडल शेयर परचेज एग्रीमेंट यानी SPA किया है। इस एग्रीमेंट के तहत TREL ने अल कार्गो मल्टी मॉडल के 2,24,00,000 शेयर यानी पूरी 100% हिस्सेदारी बीआरई एशिया अर्बन को 245 करोड़ रुपए में बेच दी है। 29 फरवरी को खबर आने के बाद अल कार्गो लॉजिस्टिक्स का शेयर करीब 5.5% चढ़कर 84 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 22वीं खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी जनरल इंश्योरेंस और पेमेंट्स कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करवाने जा रहा है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा के मुताबिक 18 से 24 महीने में एसबीआई पेमेंट्स और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस शेयर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। एसबीआई पेमेंट्स का मूल्यांकन करीब 45,000 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मूल्यांकन 30,000 करोड़ रुपए देखा गया है। 29 फरवरी को एसबीआई का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 753 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 23वीं खबर, दूरसंचार विभाग यानी डीओटी की ओर से वोडाफोन आइडिया और अदानी डेटा नेटवर्क पर 5G सेवा लॉन्च करने में देरी के लिए लगाई हुई पेनल्टी को माफ करने पर विचार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक समय पर सेवा लॉन्च नहीं करने के लिए इन दोनों कंपनियों को डीओटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और नोटिस के जवाब में कंपनियों ने कहा है कि सेवा लॉन्च करने के लिए फिलहाल पर्याप्त माहौल नहीं है। माना जा रहा है कि कंपनियों के जवाब से संतुष्ट होकर उन पर लगी पेनल्टी को
माफ किया जा सकता है। खबर के चलते 29 फरवरी को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब आधा फीसदी और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2.5% की मजबूती के साथ 3,299 रुपये 90 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। 24वीं खबर, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा की प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर की कंपनी में हिस्सा बेचने की योजना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर इस हिस्सा बिक्री के लिए सलाहकार को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 2020 में केकेआर ने इस कंपनी का 53.83% हिस्सा 12,200 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा था। 29 फरवरी को जेबी केमिकल्स एंड फार्मा के शेयर में 3.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1,543 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। 25वीं खबर, गुरुवार 29 फरवरी को जीपीटी हेल्थकेयर के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग ठीक ठाक ही रही। एनएसई पर जीपीटी हेल्थकेयर का शेयर 215 रुपए के भाव पर खुला, यानी कि 186 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 15.5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ में निवेशकों को अच्छा रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 8.5 गुना के आसपास भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने 525 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई थी। कारोबार के अंत पर जीपीटी हेल्थकेयर का शेयर 215 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 7% नीचे 200 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 186 रुपए के इशू प्राइस से करीब 7.25% ऊपर है। अगली खबर, कोहेंस लाइफ साइंसेज को दवा कंपनी सुवेन फार्मा में विलय करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। मर्जर की ये प्रक्रिया अगले 12 से 15 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। इस मर्जर के तहत कोहेंस के शेयरधारकों को अपने 295 शेयरों के बदले में सुवेन फार्मा के 11 शेयर मिलेंगे। विलय पूरा होने के बाद एडवेंट इंटरनेशनल की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 66.7% हो जाएगी, जो कि दोनों एंटिटीज एक ही ग्रुप की हैं। इस विलय से कंपनी को सीडीएमओ एपीआई सेगमेंट में लीडर बनने में मदद मिलेगी। 1 मार्च को सुवेन फार्मा का शेयर 12.5% की बढ़त के साथ 708 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 27वीं खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर ने रेनेसेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रो के साथ जेवी करने की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर के लिए असेंबलिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाने के लिए जेवी कंपनी बनाई गई है। आपको बता दें कि रेनेसेस जापान की सेमीकंडक्टर निर्माण की अग्रणी कंपनी है और इस जेवी में अगले 5 साल में 7,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस जेवी कंपनी में इस कंपनी की 92.3% हिस्सेदारी होगी। खबर के चलते 1 मार्च को सीजी पावर के शेयर में करीब 4.5% की बढ़त के साथ 463 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है ऑन द रडार के जरिए, और ले चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ। जी एंटरटेनमेंट मामले में सेबी से कंपनी मामलों का मंत्रालय यानी एमसीए जानकारी मांग सकता है। दरअसल एमसीए की ओर से कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। इस जांच के तहत गोयनका परिवार को तलब किया जा सकता है। साथ ही खबर यह भी थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ट्रिब्यूनल से कहा है कि सुभाष चंद्रा उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस जांच से जुड़ी जानकारी साझा करने में देरी कर रहे हैं। दरअसल सुभाष चंद्रा ने सेबी की ओर से उनको किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर का पद होल्ड करने पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सैट में याचिका दाखिल की गई है। 26 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ 170 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 28 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने रिटायर्ड जज सतीश चंद्रा के नेतृत्व में एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी के गठन की घोषणा की है। इस पैनल का गठन कंपनी प्रमोटर्स और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के खिलाफ सेबी और अन्य नियामकों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए किया गया है, ताकि शेयरधारकों और कंपनी के अन्य स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा की जा सके। खबर के चलते 28 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 6.5% गिरकर 161 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि खबर यह भी थी कि इंडिबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने को लेकर एनसीएलटी में अपनी अर्जी को रिवाइव किया है। सुभाष चंद्रा की ओर से विवेक इंफ्राकॉन नाम की कंपनी को दी गई गारंटियों के चलते इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने यह मुकदमा किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को हो सकती है। 28 फरवरी को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 3.5% गिरकर 187 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, 26 फरवरी को एल्केम लैब्स का शेयर 14% की बड़ी गिरावट के साथ 4,659 रुपए के स्तर तक फिसल गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में इस कंपनी को लेकर 1,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला है। बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पिछले साल विभाग की ओर से की गई जांच में पता चला कि कंपनी ने कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी डिडक्शंस का दावा किया है। 26 फरवरी को कारोबार के अंत में एल्केम लैब्स के शेयर में 7.5% की कमजोरी के साथ 5,013 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। तीसरी खबर, 361 वैम के नाम से जानी जाने वाली कंपनी IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट को सेबी से AIF बिजनेस के इन्वेस्टमेंट मैनेजर को बदलने की मंजूरी मिल गई है। सेबी की ओर से दी गई ये मंजूरी
23 फरवरी 2024 से लागू है और अगले 6 महीने के लिए वैलिड रहने वाली है। खबर के चलते 26 फरवरी को 361 वैम का शेयर 7% से ज्यादा की मजबूती के साथ 774 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, बीजीआर एनर्जी की प्रमोटर शशिकला रघुपति ने 26 फरवरी को कंपनी में अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेची है। 79.73 रुपये के औसत भाव पर 18.11 लाख शेयर बेचे गए हैं, जिसकी वैल्यू 14.44 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिसंबर 2023 के अंत तक शशिकला रघुपति के पास कंपनी की करीब 24% हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 21.5% के आसपास आ गई है। इससे पहले भी फरवरी में प्रमोटर्स की ओर से इस कंपनी के कुल 31.70 लाख शेयर बेचे गए हैं। खबर के चलते 27 फरवरी को बीजीआर एनर्जी का शेयर 20% के निचले सर्किट पर 60 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 28 फरवरी को खबर थी कि बीजीआर एनर्जी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। एम गोपालकृष्ण, एस.ए. बोहरा, जी राजशेखरन, एस.आर. तगात ने 23 से 26 फरवरी के बीच निजी कारणों का हवाला देते हुए इस इस्तीफे को दिया है। साथ ही 27 फरवरी को कंपनी की प्रमोटर शशिकला रघुपति ने 50.76 लाख शेयर 64.95 रुपये के भाव पर बेचे हैं। बीते 5 दिन से प्रमोटर्स की ओर से लगातार हिस्सा बिक्री हो रही है इस कंपनी में। खबर के चलते बीजीआर एनर्जी के शेयर में 10% के निचले सर्किट पर 54 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। पांचवी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए रोगों के उपचार के लिए उत्पादों के विज्ञापन को अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कई रोगों के उपचार के लिए अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे और गुमराह करने वाले दावे करने के खिलाफ आगाह किया था। बावजूद इसके पतंजलि आयुर्वेद अपने उत्पादों का लगातार विज्ञापन करती रही थी, यानी कि कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नजरअंदाज किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस मामले में पतंजलि समूह की लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स ने सफाई जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कंपनी का कोई लेना-देना नहीं है और इससे कारोबार पर कोई असर नहीं होगा। पर 28 फरवरी को कारोबार के अंत पर पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 3% गिरकर 1,575 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ कंफर्मेटरी ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कंपनी के CMD सुरेश कुमार रेड्डी समेत 23 लोगों पर पाबंदियां जारी रखी गई हैं। ये मामला शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के दौरान हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिस पर सेबी ने जांच के बाद 22 अगस्त 2023 को अंतरिम ऑर्डर पारित किया था। 29 फरवरी को कारोबार की समाप्ति पर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर करीब 2.25% गिरकर 17 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 7% तक फिसलकर 16 रुपये 35 पैसे तक भी लुढ़क गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। संकट का सामना कर रही एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि वो CEO के पद पर बने रहेंगे और कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। बीते शुक्रवार को हुई EGM के दौरान शेयरधारकों ने कंपनी में कथित कुप्रबंधन और विफलताओं के चलते उन्हें हटाने का प्रस्ताव पेश किया था। साथ ही कंपनी मामलों के मंत्रालय यानी MCA ने कंपनी रजिस्ट्रार को बायजूस पर तुरंत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बुधवार 28 फरवरी को खबर आई कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT की बेंगलुरु बेंच ने मंगलवार को एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ 4 निवेशकों की ओर से दाखिल अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। साथ ही 29 फरवरी को बंद हो रहे $20 करोड़ के राइट्स इशू पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल ने 3 दिनों में सभी पक्षों से उनके तर्कों की लिखित प्रस्तुतियां मांगने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC को भी नोटिस जारी किया है। 29 फरवरी को खबर थी कि NCLT ने कंपनी को US के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं की ओर से दाखिल दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी पर दबाव देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही राइट्स इशू के जरिए मिली रकम को भी अलग एस्क्रो अकाउंट में रखने के लिए कहा गया है। दूसरी खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद देश के कई स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनियां चिंता में हैं। कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI को हर महीने उनके साथ बैठक करने को कहा है। वित्त मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि RBI स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं और मुद्दों का हल करने के लिए उनके साथ हर महीने एक निश्चित दिन ऑनलाइन तरीके से बैठक करे।
29 फरवरी को खबर आई कि रिजर्व बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जारी किया है। इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की मदद से सेवा लॉन्च करने से पहले फिनटेक स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सकेंगे। तीसरी खबर, दिग्गज ई कॉमर्स फर्म अमेजॉन की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन पे को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के साथ अमेजॉन अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से ई कॉमर्स लेन देन शुरू कर सकेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए उपभोक्ताओं के पास अब और ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। इस सेगमेंट में गूगल पे, व्हाट्सएप पहले से ही मौजूद हैं। चौथी खबर, न्यूज कंटेंट एग्रीगेटर डेली हंट भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रहा है। इस सौदे के अगले 3 हफ्तों में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। कू के फाउंडर मयंक बिदवात्का ने पिछले साल सितंबर में ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि कंपनी फंडिंग के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर को तलाश रही है। इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। और हाँ, एक ज़रूरी बात, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े शो देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।